बीजेपी आरएसएस उनकी सरकारें, उनके समर्थक क्या कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के एक नहीं, तीन नहीं, अब कभी आप 3000 की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी ऑलरेडी वो कह रहे हैं ताजमहल में पता नहीं उसके नीचे क्या है, कुतुब मीनार में कहते हैं 22 मंदिरें थीं, तो उसको भी वो खोलना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक तरह से पागलपन है। देश में जो अभी एक दौर है कि जिस प्रकार से समाज में उहापों की स्थिति बनी रहती है, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है अपने समाज में कि मस्जिद के नीचे क्या है। पहले अगर भगवान शिव को खोजना होता था तो लोग शिव को खोजने के लिए कैलाश पर्वत पर जाते थे, लेकिन आजकल जो है वो मस्जिदों के नीचे जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हर्ष मंदार साहब। सर, पहले तो आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है कि मस्जिद के नीचे क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? मैं समझता हूँ कि बेहद ख़तरनाक मोड़ हमारे देश में हम पहुँचे हैं। एक विवाद अयोध्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, एक पूरी पीढ़ी हम इसे उसको झेलते रहे, आज भी हम उससे उभर नहीं पाए हैं। बीजेपी आरएसएस उनकी सरकारें, उनके समर्थक क्या कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के एक नहीं, तीन नहीं, अब कभी आप 3000 की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि और इसको जैसे चंद्रचूड़ के फैसले का बहुत इतिहास, उनको जब उनके कार्यकाल को देखा, मुझे लगता है कि शायद सबसे हानिकारक ये उनका फ़ैसला जो था कि हाँ, 1991 में जो कानून बना था, उस वक्त याद करिएगा कि बाबरी मस्जिद का मूवमेंट चल रहा था। बाबरी मस्जिद उस वक्त खड़ी थे, पर सारे पार्टीज़ ने मिल के ये तय किया, बीजेपी को छोड़ के, कि अब एक ये तो है, इसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन इसके बाद कोई ये विवाद खुलेंगे नहीं। और मैं पढ़ रहा था उस वक्त के जो डिस्कशंस हुए थे, सेकुलरिज्म की रक्षा, आज बहुत कम एमपीज़ इससे खुल के बात करें जैसे वहाँ बात हो रही थी। तो जब ये फैसला हुआ कि अब बस यहाँ हम रुकेंगे, जैसे चंद्रचूड़ कहते हैं कि नहीं, कहा था कि आप धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदल सकते हैं, धार्मिक स्वरूप नहीं बदल सकते, लेकिन पता तो कर सकते हैं कि क्या था। अब वो तो इतना ख़तरनाक है कि आप जगह जगह पे आप कहेंगे कि सर्वे होगा, पता करेंगे कि इसमें इसके नीचे मंदिर था या नहीं, तो पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं उसके बारे में। तो आप तो मतलब जो बाबरी मस्जिद अयोध्या का था, उसको कई गुना आपने जगह खोल दी है कि इस देश भर में होगा। देश को आगे बढ़ना है। इतिहास में बहुत कुछ चीज़ें हुई जो हर समाज के लोगों के माध्यम से हुई। हम इतिहास में जाएंगे तो दलितों की बात तो पहले करें जी, औरतों की बात करें, उसको कैसे आप सुधारेंगे, उसके हल कैसे निकालेंगे। और मंदिर मस्जिद का जहाँ तक सवाल है, अगर आप कह रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है, तो मंदिर के नीचे आप जाइए तो वहाँ बौद्ध स्थल आपको मिलेगा, और आप बौद्ध स्थल के नीचे जाइए तो आपको आदिवासियों के धर्मस्थल मिलेंगे। तो कहाँ तक हम जाएंगे और क्यों जाएं? आज हम लोगों को हमने आज़ादी के वक्त में हमने तय किया कि अब हम ये जो हमारी जो गलत हुआ है हमारे इतिहास में, उसको हम पीछे छोड़ रहे हैं, और हम एक आधुनिक समाज जिसमें मोहब्बत होगी, बराबरी होगी, सबके हक बराबर होंगे, हर मज़हब के लोगों के बराबर के हक होंगे, हम ऐसा देश, हर जाति के लोगों का बराबर के हक होंगे, हम ऐसा देश बनाएंगे। अब उस दिशा में हम चलना चाहते हैं, या ये सारे ज़ख्मों को नए ज़ख्म खोलने जा रहे हैं। संभल का जहाँ तक घटना हुई थी, 1 साल पहले महंत ने अचानक ये बात कहनी शुरू की और फैलाया कि ये यहाँ भगवान ने खुद एक मंदिर बनाया था, और वहाँ पे काल की जो विष्णु जी के 10वें अवतार होंगे, जो वो कलयुग को समाप्त करेंगे और सतयुग को लाएंगे, उनके लिए एक मंदिर था जो भगवान ने बनाया, जिसको बाबर ने गिराया और यहाँ पे मस्जिद बनी। और उसको लेके आप एक एप्लीकेशन कोर्ट में देते हैं, और अंडर इसमें लिखा है हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहे हैं कि भगवान ने बनाया और ये सब हुआ। और
और कोर्ट ने कहा हाँ सर्वे कर दो। उसी दिन एप्लीकेशन गया, उसी दिन सर्वे का फैसला हुआ, उसी दिन सर्वे शुरू भी हो गया। उसमें सरकारी अधिकारी एसडीएम भी शामिल थे। तो क्या सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? सर, जिस तरह से देश में जब अपराध होते हैं तो अदालतें या पुलिस उस तरह से बहुत तेज़ी से काम नहीं करती, लेकिन जिस तरह से संभल के मामले में हमने देखा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो बहुत साफ है कि ये पूरा एक षड्यंत्र है, और मैं खुला करूँगा कि षड्यंत्र है, जहाँ पे लोअर जुडिशरी भी, जो वहाँ के स्थानीय अदालत हैं, पुलिस हैं, वहाँ के सरकारी अधिकारी हैं, वहाँ के जो कुछ समाज के लोग हैं, महंत वगैरह हैं, वो सब ने मिल के इसको एक ऐसा ज़ख्म वहाँ पे पैदा किया है। 5-6 लोगों की जानें चली गई हैं। क्या हासिल किया है और क्यों कर रहे हैं, और कितने और ऐसे जगह पे करेंगे, ये सवाल हम सबको पूछना पड़ेगा। जिस तरह से नदीम के खिलाफ मामला अब पुलिस ने दायर किया और जितनी तेज़ी से एक्टिव हुई, इतना किसी ब्रजभूषण सिंह के अगर नाम ले लें तो उनके खिलाफ केस करने में पुलिस को 1 साल का समय लग गया, लेकिन नदीम के खिलाफ तुरंत सब कुछ एक्टिव होता है, एक्शन होता है और बहुत तेज़ी से काम होता है। जो इस तरह के लोग हैं जो समाज में जागरूकता काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका अपना इतिहास रहा है, लेकिन उनके खिलाफ पुलिस बहुत तेज़ी से काम करती है कि उनको गिरफ्तार करना है। उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, संदेश सरकार के बहुत साफ है कि नफ़रत का जो भाषण दे उसको कुछ नहीं होगा, नफ़रत की हिंसा जो करे कोई अपराध नहीं होगा, आपको बचा के रखेंगे, कईयों को पार्टी में पद भी मिल जाएंगे, सरकार में भी पदें मिल जाएंगी। जो उसका विरोध करेगा वो है असली दुश्मन, उसके खिलाफ़ हम पूरी कार्रवाई करेंगे। मैं खुद झेल रहा हूँ, पता नहीं मतलब नफ़रत फैलाना, टेरर में शामिल होना, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे अपराध मुझ पर हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम मोहब्बत का समाज बनाएं। तो एक विचारों का एक नैतिक लड़ाई देश में चल रही है। आरएसएस की एक विचारधारा है, 99 साल से वो चला रहे हैं। हम लोग हम लोगों ने जो तय किया था कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इस भगवान को माने या उस अल्लाह को माने या किसी को ना माने, कि आपकी जाति क्या है, आपकी भाषा क्या है, आप हर तरह से बराबर के नागरिक होंगे, बराबर के इंसान। ऐसा देश हम चाहते हैं, या ऐसा देश जहाँ पे गैर बराबरी हो मज़हब के नाम पे, जाति के नाम पे? ये हम लोगों को तय करना, हर हिंदुस्तानी को तय करना है। और मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि हम बहुत मोहब्बत और बराबरी का समाज चाहते हैं, हम लोग खामोश और निष्क्रिय रहे हैं बहुत हद तक। सर, अभी बातचीत में आपने मजहबी भाषण की बात की। अभी भारत में लगातार भी चुनाव चल रहे हैं, 2024 में देखें तो लगातार चुनाव रहे हैं, और चुनाव के दौरान जिस तरह से नफरती भाषण दिए जाते हैं, हमने देखा है चुनाव आयोग में TN सेशन का दौर। लेकिन अभी जो चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नफरती भाषण की बात इस चुनाव में तो प्रधानमंत्री ने शुरू किया और बहुत नेतृत्व किया, और जहाँ जहाँ वो आदित्यनाथ को लाते हैं, शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको लाते हैं, ये लोग तो जहर ही फैलाते हैं। तो और जो इलेक्शन कमीशन है जिसको इसको रोकना चाहिए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो बने थे संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। पर ऐसे वक्त में नागरिक की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती है। सर, एक आखिरी सवाल कि क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, थोड़ा सा सवाल ये लगा कि लाल किला को भी खोदा जाए, क्योंकि ये भी मुग़लों के आने के बाद बना है? कुछ भी हो सकता है। अभी ऑलरेडी वो कह रहे हैं ताजमहल में पता नहीं उसके नीचे क्या है, कुतुब मीनार में कहते हैं 22 मंदिरें थीं, तो उसको भी वो खोलना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक तरह से पागलपन है, लेकिन सिर्फ अगर पागलपन होता तो ठीक है, झेल लेते, पर एक्चुअली एक षड्यंत्र है, जहर फैलाते रहना। तो हम लोगों को
इसको इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ये दौर कैसे ख़त्म हो सर? अगर आप इस पे कुछ बात करना चाहें क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा वक्त में जहाँ पे हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो उस शिद्दत से इसका सामना नहीं कर रहे हैं, बाकी सवालों पे उठा रहे हैं। नफ़रत और जो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस बात कहीं ना कहीं विपक्ष उसमें कमज़ोर है, बहुत विपक्ष भी कमज़ोर है, जुडिशरी भी कमज़ोर हो गया है, मीडिया तो बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया है। यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह उठते थे वो भी लगभग टूट सा फूट सा गया है। कौन बचा है? वो है नागरिक, और नागरिक की ज़िम्मेदारी है। आज एक दिन में नहीं होगा, मतलब एक साल में नहीं होगा, हम लोगों को एक पीढ़ी तक लड़ना पड़ेगा उसी शिद्दत के साथ जैसे आरएसएस ने 99 साल लड़ेगी। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हर्ष मंदार साहब, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि पूरे समाज की ये जिम्मेवारी बनती है कि कैसे इस दौर को ख़त्म किया जाए। विपक्ष से लेके मीडिया तक को इन्होंने कहा, और इन्होंने लताड़ा कि किस प्रकार से विपक्ष भी जो है, यूनिवर्सिटीज़, मीडिया और अदालतें सभी जो है अभी कमज़ोर हो गई हैं। समाज में जो एक धारा बह रही है उसके खिलाफ जो है सबको सशक्त होकर लड़ना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।